तो सर बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर लिखे ताकि हमें थोड़ा सा भी मार्क्स हमारा कट ना हो। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पेपर लिख कर आते हैं, लेकिन उनका गड़बड़ी पता है कहाँ होता है, मार्क्स किधर कट होता है पता है, पेपर प्रेजेंटेशन में। तो आइए आप लोग को पूरा पेपर प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ। आप अगर इसको देख लोगे तो आपके जो छोटे छोटे मार्क्स कट होते हैं ना, वो बिल्कुल कट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमारे हाथ में है एक आंसर शीट, जो कि बोर्ड का नहीं है, लेकिन जो आप स्टेशनरी पे देखते हो तो वैसा मिल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका हॉल टिकट जो होता है उसके हिसाब से आपको आंसर शुरू करने से पहले प्रॉपर डिटेल्स भरना होता है, और उसके लिए आप लोग को सबसे पहले अपना हॉल टिकट आपके पास रखना है और प्रॉपर देख के ही डिटेल्स फिल करना है। तो लेट्स से अभी मेरे पास कोई हॉल टिकट तो नहीं है, लेकिन लेट्स से आपके सामने हॉल टिकट है, तो आपका कोई एक सेंटर नंबर होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 4 डिजिट का यहाँ पे सेंटर नंबर पूछता है, तो आपको सेंटर नंबर फिलअप करना पड़ेगा। लेट्स से जो भी सेंटर नंबर रहेगा वो आपके हॉल टिकट पे लिखा रहेगा, तो मैंने लिख दिया लेट्स से 1 2 3 4। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर बोल रखा है सीट नंबर, तो सीट नंबर जो होता है आपका जो भी फिलअप रहेगा, लेट्स से आपके हॉल टिकट में लिखा हुआ है आपका सीट नंबर है 110 लाइक 322, तो आपने ये लिख दिया प्रॉपर अल्फाबेट के साथ। फिर नीचे आप देखोगे तो वर्ड्स में लिखने पूछेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसी अल्फाबेट को वापस से लिख सकते हो और उसको वर्ड्स में लिख सकते हो। लाइक ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख है, तो आप लिख सकते हो 1 लाख, ठीक है। फिर 10, 10,000, 322, इस प्रकार से आपको लिखना है। एक बार आप इस चीज को रिकंफर्म कर लेंगे अपने सुपरवाइजर से, यानी जो टीचर्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में, उनसे पूछ सकते हैं कि ये वन को ओ एन ई वन लिखना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको इस तरीके से लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप अपने टीचर से एक बार रिकंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाता है, तो लेट से आप जो भी आप साइन करते हो वहां पे आपको सिग्नेचर कर देना है। फिर आपके सुपरवाइजर्स जो होंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, वो आएंगे और रेड पेन से एक अच्छे से सिग्नेचर करेंगे। जो भी सिग्नेचर होगा उनका वो सिग्नेचर कर देंगे। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको सब्जेक्ट रहेगा, तो लेट्स से अगर आप साइंस का पेपर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से साइंस। अगर आप साइंस पार्ट 1 लिख रहे हो तो पेपर 1 लिख सकते हो। अगर आपका डेट जो भी रहेगा, हॉल टिकट में जो लिखा रहेगा, और ऑब्वियसली आपको पता रहेगी कौन सा डेट है, तो आप डेट लिख सकते हो। यहाँ पे कोई भी तारीख का हो सकता है, जो भी तारीख रहेगा आप लिख देना यहाँ पे कि भाई 5 फरवरी है, मार्च है, जो भी है, लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो। नीचे लैंग्वेज ऑफ द आंसर में आप लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो वहां पे इंग्लिश लिख देना। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1+डैश = डैश। तो अगर आप सप्लीमेंट लेते हो, बहुत जरूरी होता है सप्लीमेंट। अगर आपका पेपर पूरा ये खत्म नहीं होता, मतलब खत्म हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको और आंसर लिखना है, तो डेफिनेटली आप एक सप्लीमेंट, 2 सप्लीमेंट, जितना आपको लेना है आप ले सकते हो। और जो भी सप्लीमेंट आप लिखोगे, मतलब लोगे, तो अगर आपने एक लिया है तो 1 तो पहले से आपका ये बुकलेट है, लेकिन साथ में 1 ऐड करके यहाँ पे =2 लिख देना। अब ये तो हो गया सबसे बेसिक आंसर फिलिंग्स डिटेल्स, ये हो गया। लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसको देखने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे इस पेपर को फोल्ड करोगे, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे ना एक मार्जिन लाइन खींच देनी है। होगा क्या इससे कि जब आप मार्जिन लाइन खींचते हो तो आपका जो पेपर होता है वो एक कट टू कट स्पेस के अंदर आपको आंसर लिखने के लिए हेल्प करता है। तो आपको एक बड़ा स्केल या फिर आप नॉर्मल स्केल भी रख सकते हो, और पेंसिल की हेल्प से, मेरे पास तो अभी पेन है, लेकिन पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे ऐसा एक मार्जिन लाइन जो है वो आप खींच सकते हो। और इस मार्जिन लाइन खींचने की वजह से यहाँ पे आपके पास 2 पार्टीशन हो जाते हैं, जिसके बीच में आप आंसर लिख सकते हो। अब एग्जैक्टली कौन सा आंसर कैसे लिखना है, आप लोग को क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मैथ्स में कैसा करना है, साइंस में कैसा करना है, ये सारी चीज अगर जानना चाहते हैं तो हम लेके चलते हैं आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर, और वहां पे प्रॉपर आंसर शीट में बड़े में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करना है, ताकि आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स जो है वो निकल सके। तो लेट्स स्विच टू द डिजिटल बोर्ड। 1 2 3। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे हमारे डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे प्रॉपर बड़े फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को मैं बताता हूं कि किस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक रूल्स पेपर प्रेजेंटेशन के, उसको जान लेते हैं, आइए फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला जो चीज जो आपके पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर बनाता है वो है आपका हैंडराइटिंग। यानी कि जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप अपना आंसर शीट को देखोगे कि बराबर है कि नहीं, फिर अपना डिटेल्स को फिलअप करोगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। लेकिन उसके बाद आपको अपनी हैंडराइटिंग का करिश्मा दिखाना शुरू करना है। यानी पेपर प्रेजेंटेशन में जो भी आप लिखोगे, अंदर आंसर्स लिखना जो भी शुरू करेंगे, उसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करोगे, एक स्केल और पेंसिल की हेल्प से, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग को यहां पे एक मार्जिन लाइन खींच देनी है हर पेज पे, ठीक है ना। जैसे ये पेज है आपके पास, मान लो ये पेज है, तो आपने एक मार्जिन लाइन यहां खींच दी, आपने यहां पे मार्जिन लाइन खींच दी, ताकि जो वर्डिंग्स आप लिखते हो, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आप कुछ आंसर लिख रहे हो, कि आप यहां पे लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। आप यहां पे क्या लिख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिख रहे हो, उसका ए का आंसर यहां पे लिख रहे हो, और आप लिख रहे हो कि डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
अब आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट का टी यहां पे लिखने के लिए नहीं हो रहा है, तो आप या तो डैश मार दो, उसके आगे कंटिन्यू कर दो, या फिर उसी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करो ताकि अगला वर्ड यहां पे नीचे आए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई यहां पे अंडर स्टैंडेबल पूरा बाहर निकाल देते हैं, तो ये बहुत गंदा लगता है। तो ये जो मार्जिन आपने ड्रॉ किया है, ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे हो कि आपका जो वर्ड्स होगा वो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे आपका पेपर काफी सुंदर दिखे। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि आपका हैंडराइटिंग तो मैटर करेगा, लेकिन साथ में नीट एंड क्लीन लेटर्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग की आदत होती है थोड़ा कर्सिव में लिखने की। लेट्स से मैं अपना नाम यहां पे लिख रहा हूं और यहां पे आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुपरवाइजर के लिए आते हैं, जो लाइक जो टीचर्स होंगे जो आपका पेपर चेक करेंगे, उनको यहां पे दिखेगा तो यार क्लियर एंड नीट हैंडराइटिंग नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि यार ठीक है इसने आंसर लिखा है, थोड़ा सा रीड करेगा ऊपर से, जो समझ में आया ठीक है, जो समझ में नहीं आया उसके हिसाब से वो मार्क्स कट वगैरह भी कर सकते हैं। कट इन द सेंस क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपने अपने हिसाब से तो परफेक्ट लिखा है आंसर और आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जितना कोशिश करो, अगर आपकी बहुत ज्यादा कर्सिव हैंडराइटिंग है जो बहुत जॉइंट हो जाती है आपस में और समझ में नहीं आता है ना, तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सुधार लो। जितना ऐसे सिंपल हैंडराइटिंग लिखोगे ना, जिसमें वर्डिंग्स अलग अलग है, मतलब अल्फाबेट्स क्लियर दिख रहे हैं कि आपने लिखा क्या है, कोई भी इंसान आएगा पढ़ के जाएगा, वैसे लिखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना, मतलब वो सामने वाले को समझ में आएगा। दूसरा, प्रॉपर स्पेसिंग, यानी जब भी आप कुछ लिखते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी आंसर लिख रहे हो, लेट्स से कि आप लिख रहे हो द फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल हु केयर्स, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर ए हो गया। अब आपको बी लिखना है तो आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आपने यहां पे पूरा लिखा हुआ है, आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो। भाई ऐसा नहीं करना, प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग करना, ये मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक रूल है ये, लेकिन फिर भी जितना हो सके एक लाइन दो लाइन का गैप रखो और यहां पे फिर अपना आंसर लिखो, ताकि ये जो दिखने में जो स्पेसिंग रहेगा वो बहुत काम का रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ऑलवेज राइट द न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे आपने ए और बी कर लिया, लेट्स से यहां पे अब आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, यानी ये गलती बिल्कुल मत करना कि नया क्वेश्चन जो होगा, मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 जो होगा वो एक ही पेज में नहीं आएगा, उसके लिए हमेशा नया पेज लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां से स्टार्ट करो, उसमें जो भी होगा, लेट्स से ए होगा वो आपने लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद बी होगा, 2 लाइन छोड़ के वहां पे लिख दिया आपने, ठीक है, लिख दिया, उसके बाद सी होगा यहां पे लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, तो आप ये जो स्पेस बच गया इसका यूज मत करो, सीधा नया पेज ले लो, यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3, उसका जो भी ए होगा उसका आंसर आपने लिखा। इस प्रकार से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, ये एक बेसिक रूल हो गया। दूसरा, मिनिमम कट एंड रफ, यानी जितना कम से कम रफ करोगे, जितना कम से कम कट करोगे उतना अच्छा। अब जैसे मान लो कि मैंने फंडामेंटल राइट्स लिखा लेकिन ये गलत है, तो मैं काट दूंगा इसको, ठीक है। कैसे काटते हैं लोग, देखो मैंने कैसे काटा, देख रहे हो यहां पे मैंने कैसे काटा, आप लोग कैसे काटते हो, गोज देते हो पूरा, कितना गंदा दिख रहा है। लेकिन अगर वही मेरे से गलती हो गया, मान लो, पहले तो ट्राई करो कि गलती हो ना, सोच समझ के लिखो, रफ वर्क बहुत कम से कम करना, लेकिन अगर बाई चांस आपसे गलती हो गया, एक सिंगल लाइन विद द हेल्प ऑफ योर पेन कट कर दो, ठीक है, हाँ भाई कट हो गया, गलती हुई थी बच्चे से, कट कर दिया, ठीक है, कोई समझ नहीं। लेकिन अगर पूरे पेपर में ये कट कट खाली दिखता रहे तो कितना गंदा लगेगा। तो कोशिश क्या करना है, कम से कम कट या फिर रफ वर्क होगा, ये आपके प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा नो मल्टीपल कलर पेन, बहुत सारे लोग अलग अलग कलर पेन यूज करते हैं। आपको पता ही है कि आपके बोर्ड में सिर्फ ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन अलाउ होता है, उसमें भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना पहले, जो पहले पेज पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, यूजुअल तौर पे ब्लू ही होता है, लेकिन बहुत सारी जगह ब्लैक पेन भी मैंने देखा है, लेकिन वो कलर एक ही होना चाहिए। कि अगर आपने ब्लू पेन यूज किया आधे पेपर में, आधे ब्लैक पेन यूज कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा भाई, आपको सिंगल पेन रखना है और एक ही कंपनी का रखो, ताकि वो सेम टाइप की हैंडराइटिंग निकले। ये मेरा रिकमेंडेशन है आप, ठीक है। ब्लू बॉल पेन अच्छी क्वालिटी का रख लेना, कोई लाल पीला हरा नीला कलर मत लेके आना, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कलर के पेन यूज करते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। कहीं पे भी आपको लगा कि भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप लेट से बोल सकते हो कि जूल इज द SI यूनिट ऑफ हीट, आपने लिखा लेट से, और आपको लगता है कि यार ये जूल जो है ना, ये हाईलाइट करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे एक लाइन अंडरलाइन कर सकता हूं। पेंसिल से कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे पेंसिल से करना तो पेंसिल से कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग पेन से भी करते हैं, तो ये मेरा रिकमेंडेशन, आप पेंसिल का तो थोड़ा कम इस्तेमाल करोगे तो चलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आप फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाते हो एग्जाम में, तो ये फ्लो चार्ट भी पेन से बनाओगे तो बेटर है बच्चा, क्योंकि क्या होता है, पेंसिल से बनाई हुई चीजें जो है मिट जाती है टाइम के हिसाब से, कभी कुछ हाथ लग गया, कभी कुछ लाइक पानी वगैरह गिर गया तो मिट जाती है, लेकिन पेन नहीं मिटता, तो पेन से इस्तेमाल करो। दूसरा चीज, क्वेश्चन नंबर आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर लिख रहे हो, ए का लिख रहे हो तो ए के लाइन में लिखो, बी का लिख रहे हो तो बी के उसका नंबर लिखो, यानी कि आपको वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना। एक पेज, एक क्वेश्चन एक पेज में रहेगा, जैसे मैंने बोला प्रॉपर स्पेसिंग रखो, 2 क्वेश्चंस के बीच में लाइनिंग्स लिखो, पैराग्राफ्स लिख रहे हो तो पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस रखो,
बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो तो हर लाइन एक नए बुलेट पॉइंट से स्टार्ट करो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि एक बुलेट पॉइंट्स लिखा, मान लो ए का मैं आंसर लिख रहा हूं तो मैं यहां पे नंबर 1 करके एक बुलेट पॉइंट्स करके लिखा, यहां पे मेरा खत्म हो गया वो लिख के। अब दूसरा जो है यहां से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, गंदा दिखेगा। तो आपको जो बुलेट पॉइंट्स आप स्टार्ट करोगे इसी क्वेश्चन का यहां पे स्टार्ट करो, ठीक है, ये आपने लिख दिया, यहां पे खत्म हो गया। तो वो तो बोलते हैं अरे लाइन तो बच गया ना, तो तीसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट करता हूं, नहीं करना, यहां से करना, ठीक है। तो नए लाइन से ही करना हमेशा, तो वो दिखने में पॉइंट अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे 1 2 3 4 लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं, ये भी कर सकते हो, अच्छा दिखता है, ठीक है ना। यहां पे आंसर लिखा, ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। स्केल का इस्तेमाल करो, पेंसिल का इस्तेमाल करो, पेन का इस्तेमाल करो। और एक चीज होता है कि कभी कभी आप आंसर लिखते हो, जैसे मान लो कि आपने आंसर लिखना यहां पे शुरू किया, ये आंसर लिख रहे हो। अब देखो मैं क्या लिख के दिखाऊं तो टाइम ज्यादा होगा, इसके लिए मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, समझ लो ये आपने पूरा आंसर लिखा, लेकिन आंसर यहां तक खत्म नहीं हुआ, आपको नेक्स्ट पेज तक लेके जाना है। तो आप नीचे लिख सकते हो PTO, P.T.O, दैट इज प्लीज टर्न ओवर, मतलब आपका आंसर यहां पे खत्म नहीं हुआ, अब आप उसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जा रहे हो, तो आप लिख सकते हो। नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन लिख लोगे तो जो पेपर चेक करने वाला है उसको माइंड में रहेगा कि ये आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां पे कंटिन्यू होने वाला है उसी क्वेश्चन का आंसर। तो आप ये चीज कर सकते हो। ये तो हो गया बहुत बेसिक प्रेजेंटेशन रूल। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो एक एक करके सब्जेक्ट पे लेकर आता हूं आप लोग को। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है, मान लो दैट इज योर साइंस, ठीक है, फिर SST लाऊंगा, मैथ्स भी लाऊंगा। यहां पे ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। देखो सबसे पहले होता है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर MCQs होता है। तो आपको पता ही है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया जिसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको पूरा का पूरा ये लिखना ही पड़ेगा। कि जैसे पूछा है कि द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन डैश, तो मान लो इसका आंसर है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये पूरा लिखोगे कि द फंक्शन, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, कहां गया वो क्वेश्चन पेपर, ये सॉरी क्वेश्चन नहीं, आंसर शीट। तो ये जो आंसर शीट था उसमें आप लिखोगे कि हां ए जो भी था फिलिप्स का क्वेश्चन नंबर 1 का लिख रहे थे, जो भी लिख रहे थे, तो ए जो था वो आप लिखोगे कि हां कि दो जो सैटेलाइट है इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और जो आंसर रहेगा उसको आप अंडरलाइन करोगे ताकि पता चले। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ ऑप्शन ही लिखना होता है, तो उस केस में क्या करोगे, जैसे आपको ए था तो ए का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कहां गया भाई, ए का आंसर क्या था आपका, लेट्स से ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है जिसका है थर्ड लॉ। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें ऐसा लिख सकते हो कि हाँ इसका आंसर है न्यूटन, ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको लिखना भी है तो आप ऐसा लिखो कि ऑप्शन ए का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3, और लिख दो आगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसने आपने खाली सिर्फ MCQ का यानी ऑप्शन बताया, आपने पूरा पूरा नहीं लिखा। अगर आप पूरा लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप ऑप्शन करेक्ट बता दोगे और उसका क्या है आंसर वो बता दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ साइंस वगैरह में, SST में, बाकी सब्जेक्ट्स में काम करते हैं। इसके अलावा ऑड मैन आउट आया तो इसमें तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि ये 4 ऑप्शन है और आपको आंसर लिखना था आपका, ठीक है। यहां पे ध्यान देना कि अगर आपको आंसर लिखना था तो इसमें चारों में से मतलब क्या है ऑड मैन आउट, तो आपने लिखा था कि हाँ ये बी का आंसर है, तो बी का आंसर है ऑड मैन आउट इज लेट्स से PSLV, इसका ऑड मैन आउट है। तो आप रीजन भी लिखो कि रीजन क्यों ऑड मैन आउट है, कि PSLV जो है वो एक लॉन्च व्हीकल है, आपने लिखा, एंड रिमेनिंग ऑल 3 आर सैटेलाइट्स, तो आपने इस प्रकार से लिखा। तो ऑड मैन आउट इस प्रकार से लिखते हो। मैच द पेयर आता है तो आपको पता है ये कॉलम ए आता है, एक कॉलम बी आता है, यहां पे ऐसा होता है। तो यहां पे कुछ 3-4 रहेंगे, यहां पे 3-4 रहेंगे, तो आपको ऐसा मैच नहीं करना। तो जो भी रहेगा, तो आप मान लो कि आपका पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लिखना है, तो ऐसा लिखोगे कि हाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आगे डैश मारो, लिख दो उसका आंसर 1.33। तो आपको ऐसा मैच द पेयर लिखना है। तो ये प्रेजेंटेशन के तौर पे ध्यान रखना, ऐसा बच्चों वाला मैच कॉलम के हिसाब से कॉलम नहीं करना, याद रखना, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीज। इसके अलावा अगर बात करें डायग्राम्स की, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायग्राम्स बनाने में गड़बड़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आंसर शीट पे लेके चलता हूं, थोड़ा इसको रफ कर लेता हूं। देखो यहां पे कि मान लो आपको एक डायग्राम आया ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम, ठीक है, समझो इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए बना रहे हो, तो डायग्राम आपको सेल का बनाने आया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और फिर लेबलिंग करने के टाइम गड़बड़ करते हैं। तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि पहले बॉक्स मत बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ। लेट्स से आपको सेल का आया, ठीक है ना, मेरे को ये सेल बहुत अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने सेल बनाया, इसके अंदर न्यूक्लियस है, आपने बॉक्स बना दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया। या फिर बॉक्स के पहले आप ये काम कर सकते हो कि इसको लेबलिंग कर सकते हो, लेकिन एक डायरेक्शन में ये करना, लेबलिंग करना। तो इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, इसका नाम क्या है, लेट्स से सेल वॉल, ठीक है, ये कर दिया आपने, ठीक है। मान लो इसके अंदर की जो चीजें हैं इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म,
ठीक है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं, आप समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, अब ये जब करके हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर से एक पेन की हेल्प से आप क्या करोगे, एक प्रॉपर बॉक्स बना दोगे जिसके अंदर ये सारी चीजें आ गई, और नीचे लिख दोगे कि ये डायग्राम क्या बनाया आपने, नीचे लिख देना सेल आपने बनाया, सेल का डायग्राम बनाया, तो सेल का बनाया। ठीक है, तो इसके अंडरलाइन कर देना, तो ये हो जाएगा आपका डायग्राम। और कम से कम 2 मार्क्स के लिए डायग्राम आ रहा है तो 3 से 4 लेबलिंग कर लेना कि क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो डायग्राम की मैंने बात कर ली, और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, जैसे फ्लो चार्ट है, तो देखो यही बता देता हूं, उसमें आंसर शीट में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको यही बता देता हूं। जो भी आपका आंसर शीट रहेगा, तो फ्लो चार्ट बनाने में लोग क्या करते हैं, पहले डब्बा बनाते हैं, फिर इसके अंदर चीजें लिखते हैं। जैसे मैं लिखूंगा कि भाई जनरेटर, ठीक है, अब जनरेटर लिखा तो ये ओआर बाहर चला गया, तो मैंने गड़बड़ क्या की, पहले बॉक्स बनाया फिर लिखा। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी फ्लो चार्ट बनाओगे तो पहले आपने लिख दिया जनरेटर, डैश मारा, ठीक है, टरबाइन लिखा, ठीक है, ये लिखने के बाद फिर बॉक्स बना लो। कितना अच्छा दिख रहा है। तो आपको गलती नहीं करनी, क्या कि पहले लिखोगे फिर आपको बॉक्स बनाना है। फ्लो चार्ट में वैसे काम कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन में लोग गलती क्या करते हैं कि पहले कर लेते हैं, अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखते हैं। तो आपको याद रखना कि जो भी डिफरेंस बिटवीन आया, लेट से एम मीटर का आया, वोल्ट मीटर का आया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आया, तो आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा, इसके सामने इसका डिफरेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 लिखा, इसके सामने इसका डिफरेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 लिखा, इसके सामने इसका डिफरेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 लिखा, इसके सामने इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 4 डिफरेंस पॉइंट अलग अलग रहेंगे, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब तभी तो 4 डिफरेंस हुए ना, और आधा मार्क्स एक को हिसाब से मतलब 2 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने बोला कि या तो आप पॉइंट्स दे दो 1 2 3, या तो आप बुलेट पॉइंट्स, यानी ये बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, एक यहां पे उसका लाइन लिखा, फिर अगला लाइन ये लिखा, फिर पॉइंट दिया, तो शॉर्ट नोट्स ऐसा लिख सकते हो। एक्सप्लेन वाले पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगेन बुलेट पॉइंट्स या फिर पॉइंट वाइज लिखोगे तो भी चलेगा। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गिवन लिखना। जब आप गिवन लिखते हो और जो चीज दिया हुआ है, मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना जूल है, ठीक है ना, इतना उसका मास दिया हुआ है, इतना उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो प्रॉपर गिवन लिखोगे कि हाँ मास कितना है उसका, लेट से 10 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, मान लो उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, एक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा टेम्परेचर है आपका 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका गिवन है, और गिवन लिखने का अलग से आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। लाइक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो आधा मार्क्स तो सिर्फ गिवन लिखने का रहेगा, आधा मार्क्स आपके फॉर्मूला का रहेगा, और 1 मार्क्स आपको प्रॉपर सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकालने का रहेगा। तो इसीलिए ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, स्टार्ट पॉइंट हमेशा सॉलिड रखना। जब आप कोई ब्रीफ आंसर लिख रहे हो, एक्सप्लेन वाला शॉर्ट नोट्स, तो मेन जो अच्छा पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग में बहुत सॉलिड रखना। क्योंकि क्या होता है, जब एग्जामिनर होता है ना, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो जब मैं आंसर शीट खोलूंगा और मैंने जब पहला ही लाइन पढ़ा, पहला लाइन अगर कोई फालतू लाइन लिखा रहेगा, मतलब बकवास लिखते हैं ना लोग कि चलो मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं 2 3 लाइन फालतू लिख देता हूं, फिर इधर उधर से पूछ के बीच में डाल दूंगा और एक आधा पेज का आंसर मेरा बन जाएगा। लेकिन ऐसा गलती मत करना। अगर आपको नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आता है, थोड़ा भी ठीक ठाक आता है, तो स्टार्टिंग के जो लाइंस होंगे वो आपके एफिशिएंट होते हैं। एक डायलॉग है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो स्टार्टिंग के 2 3 लाइन एकदम सॉलिड पॉइंट होने चाहिए, एकदम कट टू कट परफेक्ट पॉइंट होने चाहिए उस क्वेश्चन के हिसाब से। इसके अलावा मेन कंसेप्ट उसमें फोकस करना, जो भी आपका मेन कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो बीच के इसमें आ जाएंगे, उसमें कोई बकवास ज्यादा मत लिखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अंडरलाइन अलग से करना ताकि वो निखर के आए, अरे अच्छा इसने अंडरलाइन किया है, अच्छा इस पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करना जो ब्रीफ्स होते हैं, खासकर हिस्ट्री में, साइंस में जो बड़े बड़े ब्रीफ्स होते हैं, वहां पे अगर डायग्राम्स और फ्लोचार्ट घुसा दोगे बीच में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीजें हैं। और जो जिसका फॉर्मेट आता है, लाइक अगर आपको साइंस 1 में क्वेश्चन पूछा है एक्टिविटी फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में आपको लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में वो छप के आता है कि वेब डायग्राम बनाना है, तो वेब डायग्राम का जो शेप है वही शेप आपके पेपर में भी होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में आए तो टेबुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब जो चीज क्वेश्चन पेपर में है उसी के हिसाब से आंसर भी करना है, कुछ अलग से फिगर मत बनाते बैठ जाना फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम्स वगैरह का। ये हो गया। इसके अलावा मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, दैट इज प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं करते। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया, पहले तो आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो, गलती से क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 मत कर देना, ये बेसिक रूल है। अब मान लो आप क्वेश्चन पेपर में से देख के आप लिख रहे हो, आपको क्वेश्चन आया है x² + 5x + 6 = 0, मान लो ये क्वेश्चन था, और गलती से आपने इस x² + 5x + 6 = 0 के जगह पे एक छोटा मिस्टेक आपसे हो गया कि यहां पे प्लस के बदले आपने लगा दिया माइनस का साइन। तो जब आप माइनस का साइन, आपको लग रहा था कि आपने बराबर लिखा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एक बार देखूंगा और फिर आंसर शीट में हम निकाल लेते हैं और इसको मैं सॉल्व करने लगूंगा। लेट्स से कि मैं कंपेयर करूंगा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म से, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 6 है, तो भाई b का वैल्यू -5, तो यही गड़बड़ हो गया। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो भी पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये गड़बड़ तो बिल्कुल मत करना। अलजेब्रा में खासकर फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्मूला लिखते हैं और थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो
लेट्स से कि आपका एक फॉर्मूला है, छोटा मोटा फॉर्मूला से बताता हूं, जैसे कि a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। गलती से आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया या फिर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, तो फॉर्मूला प्रॉपर लिखो और वहां पे दिखाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपका कुछ क्वेश्चन था जिसको आपने सॉल्व किया और वो क्यों आया, किस वजह से आया, वो लिखा करो, ठीक है ना। दैट इज आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो लिखो हाँ मैंने ये फॉर्मूला यूज किया जो कि था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। ये आपको लिखना है। रीजन सेम होता है ज्योमेट्री में भी, बताता हूं थोड़ी देर में। नॉट सिंप्लीफाई इनफ, जैसे क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉल्व करते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपको आखिरी तक आंसर निकालना है, यानी प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन आया लेट्स से 44/33, तो बच्चे क्या करते हैं इधर ही छोड़ देते हैं आंसर आने के बाद। तो भाई इसको भी सॉल्व हो सकता है ना, 11 4 44, 11 3 33, तो ये 4/3 आंसर आना चाहिए। ऑल्दो 44/33 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, लेकिन ये मार्क्स कटेगा क्योंकि आपने 4/3 नहीं लिखा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके। वैसे सेम आपको ज्योमेट्री में भी कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि लाइन जो ड्रॉ करते हो आप लोग, वो प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना है। कौन सा लाइन की बात कर रहा हूं, खासकर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में कुछ लोग होते हैं, मान लो आपको टेंजेंट बनाना है तो आपके टेंजेंट ऐसा जाता है, आप देखोगे तो ये सर्कल और इसके बीच में गैप आ गया, तो गैप नहीं आना है। तो लाइंस जो भी ड्रॉ करोगे कट टू कट ड्रॉ करना है, प्रॉपर आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बीच में नहीं बनाना है, जैसे कुछ लोग होते हैं बीच में नहीं बनाते। एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे मान एक और चीज, चलो जान दो, इस पे दिखाता हूं। यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। लेट्स से मेरे पास है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन आया कि वो ट्राइंगल वाला आपको पता है सिमिलैरिटी वाला आता है, मतलब कोई ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। और इस प्रकार से वो बनता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका बनता है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ चला गया तो आधा आपका कट जाएगा नीचे। तो इसके लिए हमेशा जब स्टार्ट करोगे तो आपको मिडल में स्टार्ट करना है, ताकि ऊपर भी स्पेस रहे नीचे भी स्पेस रहे और आप उसको यूटिलाइज कर सको। ये ज्योमेट्री का रूल है, नहीं तो नीचे से ही स्टार्ट करोगे। कुछ लोग होते हैं कि ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, सोचते नीचे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे जब सॉल्व करोगे तो आपका पेज जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमेशा जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले, जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछते हैं, वो आपको मिडल में रख के सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूला आपको लिखना है, रीजंस आपको लिखना है। रीजंस आप जानते होंगे क्या होता है। रीजन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका रीजन क्या आया भाई, हाँ ये आया। जैसे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, तो ये क्यू आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो आपने लिख दिया। तो ये जो रीजंस होते हैं ना कि क्यू आर है, वो रीजन भी लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कटने। ये छोटी छोटी चीज पेपर प्रेजेंटेशन तो खराब करती है, लेकिन साथ में आपके मार्क्स भी कट करवाती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज के पहले एसएसटी देख लो कि बुलेट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फ्लो चार्ट थोड़ा बहुत ऐड करके बना सकते हो। लेट्स से हिस्ट्री वगैरह में टाइमलाइंस होती हैं, तो आप बॉक्स बना लो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, बॉक्स बना लो, टाइमलाइंस बता दो। कुछ कैरेक्टराइज करना है, कुछ चार्ट बताने हैं, तो ऐसे चार्ट बना लो। खुद से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये होगा आपके बुक में, लेकिन आपने खुद से क्रिएट किया तो दिखने में प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा और वो बहुत बोरिंग फील नहीं होगा। वो लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखोगे पूरा बोरिंग, जैसे ऐसे लिखते हो ना वैसा बोरिंग दिखेगा। नहीं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ उसमें, थोड़ा इवेंट्स, कुछ लेंथी नहीं लिखना है आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो। सेम इंडिया और ब्राजील का मैप्स का थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वैसे आपके मैप्स में बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियोस हमने बना रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो एसएसटी में ये चीज ध्यान रखना है। और सेम इंग्लिश हिंदी मराठी में जैसे कि हमने सारा लैंग्वेज स्टडी और ग्रामर और राइटिंग स्किल का पार्ट पढ़ा रखा है, तो आपको उसमें वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, खासकर टाइम मैनेजमेंट पे, लैंग्वेज में ध्यान देना है, हैंडराइटिंग थोड़ा फास्ट करना है, किसी चीज पे अटक के नहीं रह जाना है। तो अगर आप ये कुल मिला के जो भी चीज मैंने आज बताई है आपको, अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपके जो छोटे छोटे मार्क्स कट होते हैं वो नहीं होंगे, इतना गारंटी है। वो मार्क्स कट नहीं होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अच्छा मार्क्स निकाल पाओगे आपके 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन। और मुझे पता है यार पहली बार पेपर दे रहे हो, थोड़ा बहुत डर होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना और अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ एक बार वीडियो शेयर कर दो, ताकि हर बच्चों को पता चल जाए कि किस प्रकार से पेपर लिखना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स है सबको पहुंचा देना ये वीडियो। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।